रात के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। तभी एक जंगल की तरफ से एक बच्चे की रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जब 5-7 मिनट तक लगातार ये आवाज़ें आ रही थी, तो जंगल में काम करने वाले जो किसान होते हैं, जो अपने फसलों को देखभाल करते हैं उनकी और अपने पशुओं को भी दूसरे आवारा पशुओं से बचाते हैं, उनको उनको ये लगातार आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो 2 किसान रहते हैं, उसमें से एक किसान दूसरे किसान से बोलते हैं कि तुम्हें किसी की यहाँ पे रोने की, चीखने-चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है? तो दूसरा किसान कहता है, हाँ, कि आवाज़ें आ रही है। तभी पहला किसान कहता है कि चलो फिर चलकर देखते हैं, जंगल की तरफ चलते हैं। आखिरकार बात क्या है, माजरा क्या है, क्या परेशानी है? जैसे ही दूसरा किसान ने कहा कि ठीक है चलते हैं, देखते हैं, दोनों किसान हिम्मत जुटाकर करीब 15 से 20 मिनट के बाद वहाँ उसी ओर चलने की कोशिश करते हैं और उधर जाने की कोशिश कर रहे थे तो वह आवाज़ बंद हो जाती है अचानक। उस बच्चे की जो रोने की आवाज़ थी वो उधर ही स्टॉप हो जाती है, लेकिन इसी बीच में कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी, उसको छोड़कर अजीब तरीके की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। उन आवाज़ों को सुनने के बाद दोनों किसानों ने फैसला लिया कि हम वहाँ पर नहीं जाएँगे। तो किसान बोलते हैं, पहला किसान जो होता है कि क्या पता वहाँ कोई जाल बिछा रखा हो, हमें फँसाने की कोशिश की जा रही हो कि हमें वहाँ जाना चाहिए, तो अभी इसको यहाँ पे ये क्लोज़ कर दें। कहते हैं कि अभी हम कहीं नहीं जाएँगे। दूसरा किसान कहते हैं क्या पता हमें जानबूझ के वहाँ पे बुलाया जा रहा हो, इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं और वहाँ पे नहीं जाते हैं। और तो वो बोलते हैं कि हमें जानबूझकर यहाँ बुलाया जा रहा हो, तो इसी को लेकर वो दोनों नहीं जाते, दोनों किसान वापस आ जाते हैं। वो आवाज़ें शांत हो जाती है और शांत होने के बाद इन आवाज़ों को रहसा खुलकर जब सबके सामने आता है, तो किसान हैरान हो जाते हैं। पुलिस को जब ये कहानी बताते तो पुलिस खुद हैरान थी, काश उन दोनों किसानों ने हिम्मत जुटाकर वहाँ चले जाते, तो उस बच्चे की जो अपराध हो रहा था, उसकी जो हत्या की गई थी, वो वहाँ पे रुक जाती, बच जाती। नमस्कार, मैं ईशु। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला है पलामू, और पलामू का ही एक थाना लगता है हुसैनाबाद। दरअसल हुसैनाबाद क्षेत्र का एक गांव लगता है। 12-13 नवंबर 2024 की रात लगभग 12-2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। मनोज के घर पर किसी ने दस्तक दी। बार-बार जो गेट होता है उसको खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जो मनोज की उसकी आँख खुल जाती है, वो बहुत वैसे नींद में था, लेकिन उसकी ये आवाज़ सुनकर अचानक खुल जाती है। लाइट जा रखी थी, लाइट आगे से ही बंद थी, तो वो बाहर निकल के देखता है बाहर बिल्कुल अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा है। जब बार-बार खटखटाया जा रहा था, उसे खटखटाने की जब आवाज़ सुनती है, मनोज जो है जैसे मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है, सामने एक भूत जैसी हालत में एक कोई व्यक्ति, कोई ऐसी चीज़ थी जिसको देखकर वे थोड़ा-सा घबरा जाते हैं, थोड़ा-सा टेंशन में आ जाते हैं। और वो बिल्कुल नग्न अवस्था में, बाल बिखरे हुए थे। उससे पहले दृष्टि में ऐसा लग रहा जैसे कि कोई भूत हो, कोई अजीब तरह की कोई ऐसी आहट हो। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, ठीक वैसे ही दरवाजा बंद कर देता है, तुरंत ही अपने घर के अंदर चला जाता है। बाकी सब लोगों को अलर्ट कर देता है, कहता है कि बाहर कोई मत निकलना, यहाँ पे कोई आहट है, कोई भूत है, ये सब वो उधर बोलता है। बाहर आवाज़ लगाई जा रही थी। इसके बाद फिर से दरवाजा बार-बार खटखटाया जा रहा था, और जब बार-बार दरवाजा खटखटाया जा रहा था, उसने शीशे में जब झाँककर उसने देखा, कोई ऐसी महिला थी जैसे बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। फिर वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अपने घर के अंदर जब मनोज ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा था, चीखना शुरू कर दिया था, ना केवल उसके घर के बल्कि आस-पास के जितने भी लोग होते हैं, वो लोग जागते हैं और अपने-अपने घरों से लेकर, कोई टॉर्च लेकर, कोई लालटेन लेकर, कोई फ़ोन की टॉर्च लेकर, ये सब ऐसे बैटरी वगैरह लेकर बाहर निकलते हैं, रोशनी लेकर। तो घर के बाजू में उन्होंने सड़क पर एक महिला को नग्न अवस्था में देखा। बाल उसके पूरी तरह से बिखरे हुए थे। चेहरा उसका बालों से ढका हुआ था। नग्न अवस्था में उस महिला को देखने के बाद हर कोई डर जाता है। उसकी तरफ आवाज़ लगाई जाती है कि तुम कौन हो? उसके बारे में पूछा तो पता चलता है कि वह तो पास की रहने वाली अनीता देवी है, लेकिन अनीता देवी के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, वो नग्न अवस्था में थी, और जैसे ही वो नग्न अवस्था में थी, उसके बाल बिखरे हुए, उसका चेहरा जो है वो छुपा हुआ था। और बाकी जो महिलाएं होती हैं आसपास, जो टॉर्च लेकर बाहर आ रही थी, जो गांव में महिला होती है वो सब आती है बाहर, और जो उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है,
उसकी सास घर में मौजूद थी। सास को सूचना दी जाती है कि तुम्हारी बहू यहाँ पर कुछ इस तरह की हालत में है और मनोज के घर पर आकर कुछ इस तरह की उसने दस्तकें दी है। जैसे ही सास आती है, सास आने के बाद अपनी बहू को अपने घर की तरफ लेकर जाती है और जा रही पूछती पूछती वह जाती है और बोलती है कि बेटी कहाँ है। उसकी 1.5 साल की जो बेटी थी, जो आज सुबह 11 बजे से घर से गायब है। माँ भी और बेटी भी अपने उस बेटी के बारे में पूछा जाता है तो कहती है मेरी सिद्धि को तुमने खराब कर दिया है। अगर सिद्धि ठीक होती तो शायद मैं अपनी बेटी को जिंदा कर लेती। जैसे ही गांव वाले लोगों ने बात सुनी, गांव के सभी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार क्या बात है, क्या ये कह रही है। सास ने फिर पूछा कि आखिरकार बेटी कहाँ है। उसने कहा कि बेटी तो अब नहीं है। अगर आपने मेरी सिद्धि बर्बाद नहीं की होती, उसे खत्म नहीं किया होता तो मैं अपनी बेटी को बचा पाती। वो बार बार यही बात बोलने गांव वालों ने सुनी है। गांव की बड़ी संख्या में लोग सीधे जंगल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। उस इलाके की तरफ जिधर से रोने की आवाजें आ रही थी, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। 12 बजे का वाकया था। 12 या 2 बज गए थे तो 3-4 कब बज जाते हैं, दिन कब निकल जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है। लेकिन वो जगह नहीं मिलती है जहां पर उस बच्चे के रोने चीखने की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी किसानों को यह पता चल जाता है और ये किसान मौके पर आ जाते हैं। आने के बाद जब पास में आकर देखते हैं तो वहां पर कुछ चूड़ियां पड़ी हुई थी, कुछ ऐसे 16 श्रृंगार के सामान पड़े हुए थे, कुछ चूड़ियां, कोई मांग टीका जो होता है, टीके वगैरह, चूड़ी, शीशा, ये सब वहां पे पड़ा हुआ था। कुछ ऐसी चीजें तंत्र मंत्र की ऐसी चीजें वहां पे पड़ी हुई थी, इकट्ठी थी और वहां पे लोग इकट्ठे होने शुरू कर देते। अब चारों तरफ देखने की कोशिशें कर रहे थे तो वहां पर कुछ ब्लड के निशान भी मिलते हैं। मामले की सूचना दी जाती है पुलिस वालों को। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस जगह को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार बच्ची आखिर बार कहाँ रही होगी, कहाँ नहीं रही होगी। पास ही में एक गड्ढा सा था और गड्ढे में पानी भरा हुआ था। उसका कुछ हिस्सा बिल्कुल साफ सुथरा सा था। ऐसा लग रहा था जैसे घास को बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर रखा हो पूरा। और उसी में जब उसमें हाथ डालकर देखा जाता है, लोगों ने जब उसको देखा तो जमीन के खोदने की कोशिश की तो उस हाथ डालकर देखने के बाद पता चला कि उसके अंदर 1.5 साल की लड़की की लाश पड़ी है। जो अनीता देवी की बेटी होती है 1.5 साल की, उसी की ही वहां पे लाश पड़ी हुई थी। अनीता देवी की उसकी लाश के थी जो उसके मिट्टी में उस पानी के अंदर दबी हुई थी। लोगों ने बाहर निकाला तो उसका जो हिस्सा था, सीना बिल्कुल चीर रखा था, उसको पूरी तरह से फटा हुआ तो फाड़ रखा था। उसकी उस लाश को कब्ज में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पता चलता है कि उसका जो शरीर है उसके अंदर कलेजा ही नहीं है। अब उस महिला से पूछा जाता है तो महिला कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। सास ने पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने क्या देखा, तुमने क्या सोचा। जब सास ने पूछा जाता है तो सास कहती है कि 12 नवंबर 2024 की दोपहर या सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। वो खेतों की तरफ जा रही थी और अपने बहू जिसका नाम अनीता देवी होता है उससे बोलती है कि मैं खेतों की तरफ जा रही हूँ, तुम्हें भी चलना है तो चलो। और घर के अंदर उसकी 3 बेटियां और एक बेटा है। पति उसका दिल्ली में रहकर जॉब करता था, काम करता था, जिसका नाम वरुण है। वो दिल्ली में रहकर सेटन का काम करता था, कभी लोहा सीधा करने का काम करता था तो कभी लेटर डलवाने का काम करता था, जो लेंटर होता है। तो इस तरह से वो दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। यहाँ पर उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसकी 3 बेटियां और एक बेटा, 4 बच्चे उसके होते हैं। बस ये बोलती है, उसकी बहू कहती है कि मुझे आज जपला बाजार जाना है। वो सास पहले की बात बता रही थी कि मेरी बहू मेरे से आकर ये कहती है कि मेरे को जपला बाजार जाना है, वहां से कुछ खरीदारी करनी है। जब सास से बात कहती है तो वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। वैसे पहली बार नहीं हो रहा था, वो हरदम मार्केट के लिए जाती थी। तो सास कहती ठीक है कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। तो वो जैसे ही बाहर जाती है, अनीता देवी अपने 1.5 साल की बच्ची को भी साथ लेकर जाती है, सीने से लगाकर घर से निकल जाती है। जिस वक्त वो बाजार पहुंचती है और बाजार से कुछ ऐसे सामान खरीदती है जिसमें चूड़ी होती है, बिंदी होती है, सिंदूर होता है, पूजा सामग्री का सामान होता है और शीशा वगैरह ये सब होता है और चाकू भी वो खरीदती है। यह सब खरीदने के बाद अब ये सब उसमें पूछा जा रहा था। तब पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आता है कि सीधा जंगल की तरफ जाती है, सामान लेकर घर की तरफ ही नहीं जाती है, उधर जंगल की तरफ जहां पर रोने चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी 1.5 साल की लड़के की।
तो वहां पे वो जाती है और 1.5 2 साल की लड़की को लेकर जाती है। 2 किलोमीटर का वो एरिया था। सीखनी बरवा दौड़ा वहां पर पहुंचती है तो चारों तरफ उसके जंगल होता है। वहां जाने के बाद पहले पूजा करती है, क्योंकि उसके साथ जो पूजा सामग्री का सामान आई थी वो पूजा करने के लिए आई थी। वहां पे जाते पूजा करने के बाद खुद के तन को बिल्कुल नग्न कर देती है और अपनी बेटी के भी तन को नग्न कर देती है। पूजा पाठ करती है और इसी बीच में उसके बच्चे की रोने की चीखने की आवाजें आने लगती है। तब उसके अपने बच्चे को सीने को फाड़ने के बाद उसके अंदर से कलेजा निकालती है और उस कलेजे को क्या करती है ये आज तक अभी तक नहीं पता चला है। कई लोग कहते हैं कि वो अपने उसको खा गई है या बेच दिया है। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि वो अपने बेटे का जो कलेजा है वो खा गई है। उसके बाद उसने यहाँ से सीधा उससे गड्ढे में दबा देती है। गड्ढे में दबाने के बाद वहां पर फिर नाचना शुरू कर देती है। जब नाच रही थी, नृत्य कर रही थी, तब अजीब तरह की आवाजें निकाल रही थी और वो आवाजें खेत में किसानों तक पहुंच जाती है जो खेत में काम कर रहे थे, उधर तक पहुंच जाती। बच्चे की रोने की पहले आवाज आ रही थी, फिर वो वहां पे आवाज पर पहुंच जाते तो शायद वह कत्ल नहीं होता, बच्ची नहीं मारी जाती। इसके बाद वो महिला नग्न अवस्था में गांव पहुंचती है। गांव आने के बाद अपने गांव के लगभग 4 चक्कर काटती है और 4 चक्कर काटने के बाद सीधा पड़ोसी जो मनोज होता है उसके घर में दरवाजे पर दस्तखत देती है और बार बार दरवाजा खटखटाना शुरू कर देती है। बस यही था। और सामने कुछ भूत जैसी, जब वो मनोज गेट खोलकर देखता है तब सामने कोई भूत जैसी शक्ल में कोई ऐसे बाल बिखरे हुए और ऐसे उसको औरत दिखाई देती है जो अनीता थी वही। इस महिला के उसके बाद फिर वो चीखता है, चिल्लाता है। उसके बाद फिर आसपास के लोग आ जाते हैं और इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है। और ये कई साल पुरानी बात है जब इस महिला की शादी होती है। शादी होने के बाद इसका बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। कई डॉक्टर के पास इलाज भी कराया जाता है। तभी किसी डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें तंत्र मंत्र के कुछ काम करने चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, तभी तुम्हारी बेटी पैदा, मतलब कोई बच्चा है जो उसके पैदा नहीं हो रहा वही तुम्हारा पैदा हो सकता है। तो इसी दंपति को इस तरह की बात सिखाई। दंपति के तांत्रिक के पास जाते हैं और ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं था, ये कोई तांत्रिक था या कोई जादू मंत्र जादू टोना जो होता है इस तरह के काम करने वाला कोई इंसान था, ये डॉक्टर नहीं था। और वो महिला उसकी बातों में आकर वो सब करती है जो उस तांत्रिक ने उसको बताया था। महिला को लगता है कि तंत्र मंत्र में शायद कोई शक्ति जरूर रही होगी, तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। बिहार के रहने वाले एक तांत्रिक उसके संपर्क में आती है और वहीं से उसने कुछ शिक्षा दीक्षा ली होगी, शायद वहीं से कुछ सिद्धि प्राप्त करने की योजना बनाई होगी और अपनी ही बेटी का कत्ल करने के बाद उसके सीने से कलेजा निकालने के बाद उसने क्या किया अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट यह कहती है उसने कलेजा निकलकर शायद उसे खा लिया होगा। यदि मनोज नहीं चिल्लाता और जिस तरह से वो कह रही थी उसके अगले दिन अगली रात वो जिंदा कर देती है, शायद ऐसी भ्रांतियां है। जब ये बात प्रशासन तक, पुलिस तक पहुंचती है तो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने टीम बनाई और टीम बनाने के बाद जितने भी आसपास के गांव होते हैं वहां जाकर जागरूकता अभियान फैलाया जाता है ताकि लोगों के मन में किसी इस तरह की गलत चीजें फिट ना हो। इस कहानी को सुनने का उद्देश्य भी यही कि आप लोग सब जागरूक हो जाए, क्योंकि इस तरह की जो भ्रांतियां लोगों के तंत्र मंत्र की कोई जो जादू टोने की बातें आती है ये सब झूठ है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। न जाने कितने संख्या में लोग इसी बीच में बच्चों को मार देते हैं, बेटियां किसी की बलि चढ़ा देते हैं, लेकिन कभी किसी इस तरह की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। अगर कुछ ऐसा होता तो ना जाने लोग इस मंत्र में क्या क्या चीज हासिल कर लेते। दोस्तों, इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल पुलिस इस मामले को जांच पड़ताल कर रही थी, साथ ही यह पता करने की कोशिश कर रही थी इस महिला के साथ और कई मौके पर लोग थे। ऐसा तो नहीं है कि यह महिला अकेली ना हो, इसके साथ कोई तो होगा। पुलिस ये जानकर सोचती है कि महिला का अकेली का ये काम नहीं है, इसके साथ कोई होगा। तो इसी चीज की पुलिस जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही थी और वो कोई और व्यक्ति हो या तांत्रिक हो, इसलिए इस महिला को जेल भेज दिया गया। बाकी इसके साथ किसने इसका साथ दिया उसने भी तलाश की जा रही है। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था। और ये कह रही थी कि मैं अपनी बेटी को वापस ले आती, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई मरा हुआ कोई वापस आ सके या फिर उसे कोई तांत्रिक भी वापस ला सके। तो बस इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का ये उद्देश्य यही था कि आप इस तरह के जादू टोना या तांत्रिक पर विश्वास कभी ना करें और इन चीजों से हमेशा दूरी बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।